तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट डाइवर्सिटी। ठीक है, 10-10 मिनट के बनाने की कोशिश करूँगा, तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं जा रहा था रास्ते पे, मुझे राम दिखा। ठीक है, तो मैंने कहा अरे लड़का देखा देखा लग रहा है। ठीक है, फिर मैंने कहा अरे ये तो राम है, अरे ये तो MLG 6 में पढ़ता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी वही है। टेक्सोनॉमी इंक्लूड स्टडी ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स, फॉलोइंग पॉइंट्स। सबसे पहले हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन। टेक्सोनॉमी के पॉइंट्स हैं ये। Identification, a process by which an organism is recognized from other already known organisms। ठीक है, पहले तो रिकॉग्नाइज करेंगे, लड़का देखा देखा लग रहा है। फिर उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, अरे ये तो राम है। फिर उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, भैया ये MLG 6 से बैच में पड़ता है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन देख लिया, रिकॉग्निशन। ठीक है, फिर नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। After that, classification, a process by which an organism is grouped into convenient categories on the basis of some easily observable characteristics। ठीक है, तो ये टेक्सोनॉमी के पॉइंट्स हो गए 3। अब आती है बात सिस्टमैटिक्स की। सिस्टमैटिक्स एक इंग्लिश वर्ड है, सिस्टमैटिक्स, विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल्ड सिस्टमा। ठीक है, और सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें भी ये लिखा है, द टर्म सिस्टमैटिक्स वॉज गिवन बाय लीनियस। ठीक है, द वर्ड सिस्टमैटिक डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा। सिस्टमैटिक इंग्लिश वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड सिस्टमा से डिराइव किया गया है, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ये लैटिन वर्ड है ना, तो ये लीनियस ने इसको दिया था ये वर्ड। ठीक है, सिस्टमैटिक्स है, लैटिन ओरिजिन है वर्ड सिस्टमा से, मीनिंग है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, गिवन बाय लीनियस। लीनियस क्यों? कि लैटिन वर्ड है, L फॉर लैटिन, L फॉर लीनियस। ठीक है, अब लीनियस यूज अ सिस्टमा नेचुरी एज अ टाइटल ऑफ हिस पब्लिकेशन। सिस्टमा आ गया ना, तो सिस्टमा लैटिन ओरिजिन है, तो लैटिन ओरिजिन है, तो ये लीनियस ने दिया है। ठीक है, और सिस्टमा नेचुरी के अंदर ही सिस्टमैटिक्स के बारे में दे रखा था। सिस्टमा का मतलब हमें पता ही है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब सिस्टमैटिक्स इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। पहले तो ये 3 पॉइंट्स ही हो गए, फिर लास्ट में एक और ऐड कर दिया, एवोल्यूशन रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम फाइलोजेनी कहते हैं। ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, एवोल्यूशन रिलेशनशिप्स इन मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज़। मॉडर्न है तो इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। टेक्सोनोमिस्ट यूज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब आती है बात साइटोटैक्सोनॉमी की। द यूज़ ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट इन क्लासिफिकेशन और इन सॉल्विंग टेक्सोनोमिक प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड साइटोटैक्सोनॉमी। अब टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी हमारे पास दो हैं, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी आती है साइटोलॉजी से। साइटोलॉजी मतलब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो साइटोलॉजी में आती है। कीमोटैक्सोनॉमी मतलब केमिकल। अब जैसे आ गया कि न्यूक्लिक एसिड है, तो ये कौन सी टैक्सोनॉमी में जाएगा? तो मैं तो दिमाग दौड़ाऊंगा, भाई साहब न्यूक्लिक एसिड है, क्रोमोसोम में होता है, तो साइटोटैक्सोनॉमी में जाएगा। बट ऐसी को ये आंसर बिल्कुल सही नहीं है। न्यूक्लिक एसिड जाएगा कीमोटैक्सोनॉमी, क्योंकि ये एसिड है ना, केमिकल है, तो कीमोटैक्सोनॉमी में जाएगा। साइटोटैक्सोनॉमी में हम सिर्फ साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करते हैं। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन पे नहीं जाते। ठीक है, क्योंकि केमिकल्स वगैरह का जितना भी डिपार्टमेंट है सारा कीमोटैक्सोनॉमी में। ठीक है जी, अब एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। द यूज साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। यहाँ पे उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उसका जितना भी फिजिकल अपीयरेंस है उसके बारे में बात करी गई है। केमिकल कॉम्पोजिशन सारी कीमोटैक्सोनॉमी में आ जाती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, द बेसिक केमिकल कंपाउंड्स यूज इन कीमोटैक्सोनॉमी आर एल्केलॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स, टैनिन्स, पॉलीसेकेराइड, सारे केमिकल हैं। न्यूक्लिक एसिड भी आ गया ना इसके अंदर। ठीक है, जो भी केमिकल दिख रहे हैं ना, ठीक है, वो कीमोटैक्सोनॉमी में आ जाएंगे, फैटी एसिड, अमीनो एसिड्स वगैरह भी। अब सम इंफॉर्मेशन है प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मेन फंक्शन क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स।
अभी हमने देखे थे टेक्सोनोमी के 3 पार्ट्स थे। इसमें हम आइडेंटिफाई तो कर रहे हैं, ऑल्दो यहाँ पे नॉन ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, बट याद रखने का तरीका था ना वो तो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स। ये बात याद रखनी है कि अननोन है, नॉन ऑर्गेनिज्म नहीं है। दो कि हमने नॉन का एग्जाम्पल यूज़ किया है इसको याद रखने में, बट डेफिनेशन में अननोन ऑर्गेनिज्म है। नॉन की कौन पहचानेगा नॉन को, नॉन की आइडेंटिफिकेशन करने की ज़रूरत थोड़ी है वैसे। ठीक है। सेकंड पॉइंट है मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन कोरल रीफ्स, बिल्कुल सही बात है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी है। कोरल रीफ्स क्या होता है? कोरल रीफ्स जो समुंदर होता है ना, सी बेड, उसके ऊपर जितने भी टाइप की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो सारे कोरल रीफ्स हो गए। कोरल ब्रेन कोरल, कोरल जो सीलन ट्रेड्स में थे। ठीक है। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन, मतलब 17 से 18 लाख। ठीक है। तो टोटल जितनी भी स्पीशीज़ अभी तक हमने डिस्कवर करी है वो 17 से 18 लाख, 17 लाख लगाओ, 17 लाख है टोटल स्पीशीज़। इट रेफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ये बात तो ठीक है, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, और बायोडाइवर्सिटी का मतलब भी यही होता है। ठीक है। हम आगे देखते हैं। अब नोमेनक्लेचर की बात आ गई तो सबसे पहले आएगा बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल सिस्टम की बात कर दी यहाँ पे। ठीक है। गिवन बाय कैरोलस लीनियस। बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर भी कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है। Linnaeus used this nomenclature system for first time on large scale and proposed a scientific name of many plants and animals. लीनियस ने दिया था भाई नॉर्मल नोमेनक्लेचर। इसको याद, ये तो याद ही है क्योंकि हमने पढ़ रखा है ना, ये वाला एग्जांपल तो पढ़ ही रखा है। मैंजीफेरा इंडिका लिन, तो लिन तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो करके नाम लिखा गया, साइंटिफिक नेम लास्ट में लिन और लीनियस ने दिया है। लीनियस का नाम पूरा था कैरोलस नीलियस लीनियस। ठीक है। ये सब कोई नहीं पूछता कि नेम ऑफ प्लांट स्पीशीज प्लांटेरम, नेम ऑफ एनिमल्स पिस्टमा नेचुरल 10th एडिशन, यार आज तक नहीं पूछा गया और ना ही पूछा जाएगा क्योंकि आजकल जो है वो एनसीईआरटी पे फोकस रहता है। अब आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है। एलके ने बोला था कि यहाँ पे 4 है, पर कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है ऑफ हो या 4 हो, दिमाग ख़राब करने वाली बात। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, इट वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन 1961। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट एनसीईआरटी में भी मेंशन है 1961। ठीक है। और फैमिली प्लानिंग थी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, वो जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में शुरू करी गई थी। अब मेन रूल्स ऑफ ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, तो ये देखो कि जैसे ये नाम दे रखा है तो सबसे पहले आएगा जेनेरिक नेम और फिर आएगा स्पेसिफिक एपिथेट। तो पहले जीनस लिखेंगे फिर स्पीशीज़ लिखेंगे, जेनेरिक नेम और फिर स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और स्पीशीज़ का छोटा होगा। और अगर बाद में अगर साइंटिस्ट का नाम लिखना है तो वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा और नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिखेंगे उसको। ठीक है। और उसका पहला वर्ड भी कैपिटल ही रहेगा। बट जो साइंटिफिक नेम का नाम है, ये तो पूरा साइंटिफिक नेम होगा, पर उसमें जो ऑर्गेनिज्म का नाम है वो हम या तो कर्सिव में लिखेंगे, या तो अगर कर्सिव नहीं लिखना नॉर्मल लिखना है तो उसे अंडरलाइन कर देंगे। अगर कर्सिव में लिख दिया तो कोई टेंशन ही नहीं, अगर कर्सिव नहीं है नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिखा तो उसे अंडरलाइन करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जब हम प्रिंट करेंगे तो कर्सिव में लिख सकते हैं तो अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर हम हैंड रिटन लिखेंगे वो तो नॉर्मल लिखेंगे तो उसके लिए अंडरलाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब साइंटिफिक नेम्स शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेज। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स में लैटिन भी हो सकता है, ग्रीक भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि दोनों डेड लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। आगे आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वही बात है कि क्लासिफिकेशन है तो मतलब प्लेसिंग देम इनटू ग्रुप्स।
अभी पीछे देखा था ना यहाँ पे क्लासिफिकेशन, any organism is grouped into convenient categories based on some easily observable characteristics। ठीक है, अब उसके बाद टाइप ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस आ गई। ये नाम से ही पता चल जाता है, इतना कुछ वो नहीं है, डिफ़िकल्टी है। प्रैक्टिकल बोलते हैं ना, बी प्रैक्टिकल, इमोशनल मत हो। प्रैक्टिकल मतलब वो चीज़ करो जो बेनिफिट की हो, है ना, बेनिफिट, इकोनॉमी, इकोनॉमिकल। तो जो धंधा है, जो मतलब ये लगा लो कि जो प्रैक्टिकल है वो बिजनेस सेंस की बात कर रहा है। ठीक है, स्ट्रीट स्मार्टनेस की बात कर रहा है, बी प्रैक्टिकल। ठीक है, तो उसके अंदर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और ह्यूमन यूज़ की बात करेंगे। ठीक है, दिस सिस्टम इज़ द अर्लीस्ट सिस्टम, क्योंकि सबसे पहले इंसान के दिमाग में तो ये था ना, खाना पीना, रहने की जगह, बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले जो इंसान था वो बहुत मतलबी था, क्योंकि वो अपनी सर्वाइवल को लेके बहुत पर्टिकुलर था। ठीक है, तो प्रैक्टिकल था वो उस टाइम। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है। इसका एग्जांपल है टर्मरिक। टर्मरिक को हम इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको हम लार्ज स्केल पर सेल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, कलरिंग एजेंट भी होता है, फेयरनेस क्रीम्स में भी यूज़ होता है, मेडिसिनल यूजेस बहुत ज़्यादा हैं इसके। अब ये तो फर्जी था। अब मेन बात आ गई आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का कंपैरिजन हम नेचुरल क्लासिफिकेशन के साथ करते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर सिर्फ एक या दो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स होते हैं। ओवरऑल मॉर्फोलॉजी इज़ नॉट कंसिडर्ड, ढेर सारे करेक्टर्स यूज़ नहीं करते। जबकि हम अगर नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसके अंदर ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हम कंसिडर करते हैं, मतलब सारे ढेर सारे कैरेक्टर्स। आर्टिफिशियल के अंदर एक दो ही चलते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज आल्सो गिवन बाय लीनियस। ठीक है, अब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इसे हम सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन 24 क्लासेस, 24 क्लासेस ऑफ स्टेमन। स्टेमन की 24 क्लासेस थी। लीनियस ने स्टेमन को 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था और उसके बेसिस पे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दी थी, इसलिए इसको सेक्सुअल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमें यही सब पॉइंट्स याद रखने थे इसमें जो बात करी है अभी। अब आती है बुक जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम दो साइंटिस्ट ने दी थी। एक तो कैरोलस लीनियस था, जिसके अंदर उसकी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में दे रखा था, और एक था बेंथमैन हुक्कर। ठीक है, उनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो नेचुरल थी। क्यों थी? क्योंकि उन्होंने ढेर सारे करेक्टर यूज़ किए थे, है ना, सारा दिन लगे रहते थे, क्यूरेटर्स थे, क्यू इंग्लैंड में, है ना, बोटैनिकल गार्डन। तो ये था इसमें। तो इसमें अब ये था कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है। लीनियस ने दी थी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल को सेक्सुअल भी बोलते हैं, क्योंकि वो स्टेमन के बेसिस पे थी, 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था। और बुक का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेनेरा प्लांटेरम। पहले जो इसकी बुक थी वो थी सिस्टमा नेचुरी सिस्टमैटिक्स के बारे में, और फिर इसने स्पीशीज प्लांटेरम भी दी थी, और ये है जेनेरा प्लांटेरम। ठीक है, अब Linnaeus divided phanerogams into 23 classes and included other plants such as algae, fungi, mosses, bryophyte, fern, pteridophyte in separate classes called cryptogams। क्रिप्टो मतलब अंडर डेवलप्ड। ठीक है, फेनिरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स की बात हो रही है ना यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो, 17 लाख टोटल बायोडाइवर्सिटी थी, जिसमें से 5 लाख प्लांट स्पीशीज़ हैं और 12 लाख एनिमल स्पीशीज़ हैं। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर एनुअल प्रोडक्टिविटी 170 बिलियन टन है। ठीक है, ये हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं, 170 बिलियन टन, जिसमें से 55 बिलियन टन प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं और 115 बिलियन टन एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे हम दोनों कोरिलेट कर सकते हैं। 17 लाख टोटल है, 12 लाख एनिमल्स का है, 5 लाख प्लांट्स का है। 170 बिलियन टन, 50 बिलियन टन प्लांट्स का है और 120 बिलियन टन एनिमल्स का है।
अब ये देखो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात आ गई ना। आर्टिफिशियल लीनियस ने दिया था जेनेरा प्लांटेरम में। आर्टिफिशियल 1 2 और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ढेर सारे कैरेक्टर्स ये नहीं कंसिडर करते। अब बेसिस क्या है, स्टेमन। मेनली स्टेमन के बेसिस पर था, 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था, जिसमें से 23 क्लासेस फेनिरोगैम्स की थी और एक क्लास क्रिप्टोगैम्स की थी। अब सी पी इसको ऐसे याद रखें, क्रिप्टोगैम्स और फेनिरोगैम्स। सी पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और पी बाद में आता है। ठीक है, और एवोल्यूशनरी जो सीक्वेंस है वो भी यही है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जैसे जैसे इधर आते जा रहे हैं वैसे सी से पी हो गया, क्रिप्टोगैम से फेनिरोगैम्स बन गए। क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या होता है, हिडन सेक्स ऑर्गन्स। ये जितने भी प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स है वो हिडन रहते हैं। सेक्स ऑर्गन क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं। तो इन शॉर्ट ये जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्सपोज नहीं करते। ठीक है, जैसे हिबिस्कस है उसके अंदर एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज रहता है, ओपन क्लियरली दिखता है, वो फेनिरोगैम्स में आएगा। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सब के सब फेनिरोगैम्स में आएंगे। ठीक है, वो बात अलग है, सीड और सीडलेस का छोड़ो, विजिबल सेक्स ऑर्गन्स होने चाहिए। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स होते हैं सिर्फ, जिम्नोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते। इनके जो सीड हैं जिम्नोस्पर्म्स के वो एक्सपोज रहते हैं। तो क्रिप्टोगैम्स में आ जाएंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेनिरोगैम्स में आ जाएंगे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिस क्रिप्टोगैम्स एक क्लास और फेनिरोगैम्स 23 क्लासेस। ये स्टेमन के बेसिस थे। अब अगला पॉइंट यहाँ पर ये दे रखा है, ये चार्ट दे रखा है। इससे अंदर हमें एक इन्फॉर्मेशन ये पता चलती है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, सैप्रोफाइट और गैमेटोफाइट। जो एल्गी है थैलोफाइट और ब्रायोफाइट, ये दोनों हैं गैमेटोफिटिक। ठीक है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स हैं सैप्रोफाइट। ये कलर से याद रख लो, पहले दो तो हो गए ग्रीन। ठीक है, फिर बाकी के तीन हो गए रेड। ठीक है, पहले दो गैमेटोफाइट, बाकी के तीन सैप्रोफाइट। अभी के लिए जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा, फिर तो रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट फिलहाल के लिए याद रखो। अब रेशियो क्या है, 2:3। बट पहले जो क्रिप्टोगैम्स और फेनिरोगैम्स का रेशियो था वो 3:2 था। क्रिप्टोगैम्स 3 थे, फेनिरोगैम्स 2 थे। अब यहाँ पे गैमेटोफाइट 2 है और सैप्रोफाइट 3 है। गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, सैप्रोफाइट मतलब डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। ठीक है, अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये पढ़ लिया था हमने। In this system, equal weightage is given to both vegetative and reproductive characters. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात हो रही है कि इस क्लासिफिकेशन के अंदर वेजिटेटिव जो प्लांट की मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स जो प्लांट के फ्लावर से रिलेटेड है, उन दोनों को इक्वल वेटेज दी जाती है। बट जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को ज़्यादा फेवर दिया जाता है, ज़्यादा वेटेज दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं अलग अलग कंडीशंस के अंदर, बट जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो अडेप्टेशन की वजह से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो फिर एक क्लासीफाइंग कैरेक्टर नहीं होगा ना, तो उसके बेसिस में हम क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे। स्टेबल तो होने चाहिए कैरेक्टर्स कम से कम। ठीक है, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में इक्वल वेटेज इज गिवन टू बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। आगे चलते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन आ गई। कंप्लीट ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। In this type, plants are classified on the basis of complete morphological characters. सब के सब morphological characters हम यूज़ करते हैं इसके अंदर क्लासीफाई करने के लिए। Important देख लो, बेस्ट क्लासिफिकेशन which because it represents natural similarities and dissimilarities। ये पॉइंट यूजलेस है कि बिकॉज वाला पॉइंट यूजलेस है, बट जो बेस्ट क्लासिफिकेशन है वो वाला पॉइंट ट्रू है। बेस्ट क्लासिफिकेशन तो है, इट रिप्रेजेंट्स इंटर रिलेशनशिप। बेकार पॉइंट्स हैं सारे। अब
नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक और नेचुरल फाइलोजेनेटिक में क्या डिफरेंस है? फाइलोजेनेटिक में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी हम कंसिडर करेंगे, बट जो नॉन फाइलोजेनेटिक है उसके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को कंसिडर नहीं करेंगे. नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक. In this classification, the phylogeny of plant is not considered. That is, only the gross morphology of plant is considered. अगला natural phylogenetic. In this classification, both gross morphology and phylogeny are considered. तो इन देखो, आर्टिफिशियल और नेचुरल में से नेचुरल बेटर है. अब नेचुरल के भी फाइलोजेनी और नॉन फाइलोजेनी में से फाइलोजेनेटिक बेटर है. ठीक है जी. अब ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, एवोल्यूशनरी सीक्वेंस चल रहा है. सबसे पहले आया थैलोफाइट जिसके अंदर एलगी वगैरह थे, एलगी और स्मॉल प्लांट्स. फिर ब्रायोफाइट आए, टेरिडोफाइट आए, मोसिस और फर्न्स. फिर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स से भी पहले आए थे डाइकोट, उसके बाद मोनोकॉट्स. तो मोनोकॉट्स आर मोर एडवांस्ड, जिसकी वजह से उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डाइकोट्स में देखने को मिलती है. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिक क्लासिफिकेशन. कोई नहीं पूछता, कभी नहीं आने वाला. फेनेटिक और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, इसके बारे में देखो. न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन मतलब न्यूमेरिकल से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड. तो इसके अंदर हम कैरेक्टर्स को नंबर देके क्लासीफाई करते हैं. ठीक है, पैराग्राफ पढ़ते हैं. इनेट प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज. इन दिस क्लासिफिकेशन, numbers and codes are assigned to all the characters and the data are prepared and then processed. ठीक है, वही बात होगी. न्यूमेरिकल नंबर दे देते हैं हर एक कैरेक्टर को. ठीक है जी. दिस क्लासिफिकेशन इज easily carried out by using computers and it is based on all the observable characteristics. Those organisms which have maximum similarities are placed in same group. ठीक है. In this way, each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered. अब ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे है और हर कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस देता है. ये पार्शियलिटी नहीं करता. जैसे आर्टिफिशियल और नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर हम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे इनको डिवाइड कर पा रहे थे, है ना. आर्टिफिशियल जो है रिप्रोडक्टिव को कम प्रेफरेंस देता है और वेजिटेटिव की वेटेज को भी प्रेफरेंस देता है. ठीक है, बट जो नेचुरल है उसके अंदर सिर्फ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को वेटेज ज़्यादा मिलती है. अब न्यूमेरिकल के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि कंप्यूटर है. कंप्यूटर कैरेक्टर्स को नंबर्स और कोड असाइन करता है. कंप्यूटर थोड़ी पार्शियलिटी कर सकता है. जितने भी कैरेक्टर्स है सारे लिख दिए, नंबर और कोड असाइन कर दिए, छुट्टी. कंप्यूटर करेगा वो तो हम इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं ना, कंप्यूटर तो मैनिपुलेट कर नहीं सकता. तो इसीलिए इक्वल इंपॉर्टेंस हर कैरेक्टर को मिलती है. अगला पॉइंट देखो. इन दिस क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंस टू एनी वन कैरेक्टर इज नॉट गिवन. ऑल द कैरेक्टर्स हैव सेम इंपॉर्टेंस. व्हाइल इन नेचुरल क्लासिफिकेशन रिप्रोडक्टिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स हैव मोर इंपॉर्टेंस एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. वेजिटेटिव में रूट्स, सेमन लीव्स आ जाएंगे क्योंकि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स स्टेबल रहते हैं. अब आगे आ जाते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पे. अब क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्लिगेट और टेक्सोनोमिक कैटेगरीज कितनी हैं? तो 7 हैं. स्पीशीज़, फैमिली, स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम. फाइलम और डिवीज़न में ध्यान रखना कि जो फाइलम है वो एनिमल्स में यूज़ करते हैं हम. फाइला पढ़ा था ना एनिमल किंगडम में, अलग अलग फाइला दिख रखे थे. और डिवीज़न हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं. अब दो हमारे पास एग्जांपल दे रखे हैं, मैंगो और वीट का. अब हमें ये पता है कि मैंगो की जो फैमिली है वो एनाकार्डेसी है. मैंगो की फैमिली एनाकार्डेसी है. ठीक है. तो जो वीट की फैमिली हो जाएगी वो पोएसी हो जाएगी. अब मैंगो का नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका. इससे में स्पीशीज जीनस पता चल गया. फैमिली हमें रटी पड़ी है एनाकार्डेसी. उससे ऊपर चलेंगे ऑर्डर. ऑर्डर सेपिनडेल्स है. वीट में पोएस है. ठीक है. तो फैमिली हो गया एनाकार्डेसी, ऑर्डर हो गया सेपिनडेल्स, उधर पोएसी और पोएल्स. अब उसके बाद 2 किंगडम है हमारे पास, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम. उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है डिवीजन ऑफ फाइला, उसके अंदर हमने अभी ये एवोल्यूशनरी सीक्वेंस पढ़ा था. तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर आएंगे क्योंकि दोनों फ्लावरिंग प्लांट्स हैं.
अब एंजियोस्पर्म के अंदर भी अगर नेक्स्ट डिवीजन देखें हम तो वो कौन सी हो जाएगी, क्लास हो जाएगी, डाइकोट या मोनोकोट। ठीक है, तो जो मैंगो है उसके अंदर गुठली निकलती है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो डाइकोट है, और जो वीट है वो मोनोकोट है। ठीक है, इससे हम ऐसे भी आ सकते हैं कि मैंगो तो डाइकोट है, उसके अपोजिट वाला मोनोकोट है। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने वाला है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, कैसे? अब जैसे स्कूल में असेंबली हो रही है तो सब सारा स्कूल, पूरा का पूरा स्कूल नीचे आके बैठ गया ग्राउंड में, तो सबका कॉमन कैरेक्टर क्या है कि सब सेम स्कूल में पढ़ते हैं, क्लासेस तो अलग अलग ही हैं। ठीक है जी, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, जैसे जैसे मान लो अभी तो पूरे स्कूल में हर बच्चे की बात कर रहे थे तो एक ही कॉमन कैरेक्टर था, अब जैसे जैसे नीचे गए, मान लो नमन और मेरा कंपैरिजन हुआ, तो स्पीशीज़ लेवल पे पहुंच गए ना, एकदम इंडिविजुअल लेवल पे। तो हमारे कॉमन कैरेक्टर्स बहुत सारे हो गए, हम सेम क्लास में पढ़ते हैं, सेम बेंच पे पढ़ते हैं, सेम सब्जेक्ट पढ़ते हैं। समझ रहे हो बात को? तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अगर मैं स्कूल में जाके खड़ा हो जाऊँ, किसी बच्चे को पकड़ लूँ और उसके साथ कॉमन कैरेक्टर्स अगर मैच करूँ, तो वो क्या पता मैच ना हो, क्योंकि 200 स्टूडेंट में से मैं अपना बाकियों से कंपैरिजन करूँ तो वो किसी एक को पकड़ लूँ, वो पता किसी और स्टैंडर्ड का है, सब्जेक्ट कोई और पढ़ रहा है, स्ट्रीम कुछ हो रहा है, तो कॉमन कैरेक्टर बहुत कम होंगे। बट अगर मैं जैसे जैसे स्पेसिफाई होता जाऊँगा, नीचे जाता जाऊँगा, वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे, नीचे जाने पर कॉमन कैरेक्टर बढ़ते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक पॉइंट ये दे रखा है, क्विक रेफरल सिस्टम। क्विक रेफरल सिस्टम हम हर्बेरियम को कहते हैं, अभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे, हर्बेरियम के बारे में। अभी फ़िलहाल ये कंटिन्यू करते हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी प्लांट और एनिमल इज इन असेंडिंग, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। हायरार्की जो सीक्वेंस है उसे हम कहते हैं हायरार्की। Species, smallest taxonomic category and basic unit of classification. As we go higher from species to kingdom, the number of common characters decreases. Lower the taxa, more are the characters that the members within the taxon share. बिल्कुल से अभी बात कर चुके हैं। Higher category, greater is the difficulty in determining the relationship to other taxa at the same level. ठीक है जी, एकदम बढ़िया। अब हमने जो एल्गी थी, एल्गी, तो एल्गी तो थैलोफाइटा में आ जाएगा, तो किंगडम हो गया यानी प्लांट किंगडम, फिर डिवीजन आ जाएगा थैलोफाइटा। उसके अंदर जो क्लासेस हैं, एल्गी हमने 3 टाइप की पढ़ी थी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, तो ये सारी क्लासेस थी। क्लासेस के बाद आएगा ऑर्डर, फिर फैमिली। जीनस और स्पीशीज़ तो स्पेसिफिक हो गया ना नाम के लिए, अब ऑर्डर और फैमिली का पंगा रह गया बस। ठीक है, तो हमें अभी ऊपर के सीक्वेंस पता चल गए कि ये जो सब दे रखी हैं क्लासेस हैं, क्योंकि थैलाफाइटा में हमने फर्दर क्लासिफिकेशन वो 3 में डिवाइड कर दिया था उसको, और डिवीजन के बाद क्लास ही आएगी, इसीलिए क्लास है। क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स अ हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और अ कैटेगरी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तो रटा पड़ा है। ईच कैटेगरी इज रेफर्ड टू एज a unit of classification which represents a rank or commonly called taxon. अब ये कुछ हैं पॉइंट्स, ये मेरे को नहीं लगता आएगा एग्ज़ाम में, तो हम यही सब देखेंगे।